हाँ भाई, याद है क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे किसी को? नहीं है याद, भूल गए। जल्दी बताओ भाई, किसी को याद है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या चैप्टर चल रहा है हमारा? चैप्टर का नाम बताओ सबसे पहले तो। ये जल्दी बताओ, कौन बताएगा? चैप्टर का नाम बताओ भाई, बाकी तो कुछ पूछ ही नहीं रहा। एथिक्स। एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस, दो शब्द हैं चैप्टर के ना। एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है भाई। हमारे जो एथिक्स हैं वो रिटन है या फिर अनरिटन है, कैसे हैं? हमारे लिए जो एथिक्स हैं, जो काम करते वक्त हमें दिखाने चाहिए, ठीक है, शो करने चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो कैसे हैं? वो रिटर्न है अनरिटन है, कैसे हैं वो? रिटर्न है। वो रिटर्न है। ठीक है। चलो, एथिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे उसके बाद थ्रेड्स के बारे में, जो बेसिकली हमारी इंडिपेंडेंसी को लेकर के रहते हैं। ठीक है ना, तो उन बेसिकली थ्रेड्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। थ्रेड्स में बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ हुआ है भाई? जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है, तो वो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ हुआ है, याद है क्या? भूल गए? याद है? ठीक है, तो जो थ्रेड्स है उनका क्लासिफिकेशन ऐसे हुआ हुआ है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, फिर आ गया हमारा सेल्फ रिव्यू, फिर हो गया एडवोकेसी। ठीक है। और फिर इसके अलावा बचा है हमारे पास फैमिलैरिटी। और फैमिलैरिटी के अलावा हमारे पास जो एक और ट्रेट है वो है इंटिमिडेशन। ठीक है। ये शायद मैंने आप लोगों को जब ऊपर एक डायग्राम था तब मैंने बताया था। ठीक है, वो एक ऊपर डायग्राम देखा था, याद है जब अपन ने चैप्टर पढ़ना चालू किया था तो एक डायग्राम देखा था, यस और नो? यस सर। क्या बात कर रहे हो यार, एक डायग्राम हम लोगों ने ऊपर देखा है, तुम लोगों को ध्यान नहीं है? दिखाऊं क्या? ये रहा, देखा? याद आया डायग्राम? यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुकना है यार, मैं स्पीकर दूसरा कनेक्ट कर लूं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही।
अच्छा मेरी वॉइस आ रही है वापस से? यस सर। यस सर। आ रही है, एक सेकंड। चलो, तो मैंने वो टेबल आप लोगों को यहीं से बनाई है, ये चीज मैं आपको दिखा चुका था, याद आया अभी ये? यस और नो? यस सर। है ना, ये मैंने इसी टेबल में से ही बनाया। तो हमारे जो थ्रेड्स हैं वो बेसिकली क्लासिफाइड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। 5 है, इंटिमिडेशन है, एडवोकेसी है, फैमिलियरिटी है, सेल्फ रिव्यू है, सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सेल्फ इंटरेस्ट से संबंधित तो सारे थ्रेड्स हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ओन शेयर, फी डिपेंडेंसी, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, लोन्स, बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट, ओवरड्यू फीस, कंटीजेंट फीस, लिटिगेशन विद द क्लाइंट। ये सारे आ गए आप लोगों को? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके अलावा हमने पढ़े हैं फैमिलियरिटी के ऊपर, लॉन्ग एसोसिएशन। फैमिलियर मतलब परिवार जैसा रिलेशनशिप बन जाना उनके साथ। तो जब आप, मैंने आपको बताया कि भी जब आप एक लंबे समय में काम कर लेते हो, कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्टाफ बिटवीन द फर्म एंड द क्लाइंट, एंड गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। इस पे थोड़ा सा और पढ़ना बाकी है ना, एक आध पॉइंट हम लोगों को और पढ़ने बाकी है। ठीक है, फी डिपेंडेंसी, पर्सनल रिलेशन, ऑडिट पार्टनर लीव्स टू ज्वाइन द क्लाइंट और लिटिगेशन विद द क्लाइंट, ये हमारे इंटिमिडेशन भी आते हैं। ठीक है, और एडवोकेसी में आते हैं हमारे क्लाइंट को, अगर आपने कहीं पे रिप्रेजेंट किया हो, या आपने क्लाइंट को कहीं पे प्रमोट किया हो, या आपने ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट कोई नेगोशिएशन किया हो, ये सब चीजें आती है। तो ये अभी थोड़ा बहुत हम लोगों का बाकी है पढ़ना। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट वाले थ्रेड्स तो हम पूरे पढ़ चुके हैं ना, सेल्फ इंटरेस्ट वाले थ्रेड्स हम लोग पूरे पढ़ चुके हैं। हम्म, चलो ये हम लोग देख लेते हैं आज। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमको और कुछ थ्रेड्स के बारे में पढ़ना है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट है, इसको इन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड में भी क्लासिफाई किया है, इन्होंने इसको फैमिलियरिटी के उसमें भी क्लासिफाई किया है, और इन्होंने इसको इंटिमिडेशन के उसमें भी क्लासिफाई किया है ना। तो ये तीनों एक ऐसा थ्रेड है जो कि एक से ज्यादा हेड्स में जो है वो क्लासिफाई होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका एक रीजन भी है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे क्या है। बेसिकली समझ लेते हैं ना एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। तो ये कहते हैं कि एक सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी और एक इंटिमिडेशन थ्रेट आपका अराइज होता है वेयर एन एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट इन अ पोजीशन टू exert significant influence over the financial statement or other सब्जेक्ट मैटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो इन्होंने बोला है कि भाई एक सेल्फ इंटरेस्ट, एक फैमिलियरिटी और या फिर एक इंटिमिडेशन थ्रेट कब अराइज होता है, जब आपका एम्प्लॉय या आपकी ऑडिट फर्म में कोई पार्टनर अगर है, वो आपके क्लाइंट की फर्म में जाकर के, क्लाइंट की कंपनी में जाकर के उनका कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय बन जाए। बात समझ में आ रही है? डायग्रामेटिकली भी इसको समझ लेंगे। कहना है चाहते हैं कि भाई तब जैसे से फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी, ये हमारी ऑडिट फर्म है और ये इसके पार्टनर है। ए के पार्टनर है बी एंड सी,
ये भाई हमारी ऑडिट फर्म हो गई। नाउ व्हाट हैपेंड कि मान लो हमारा क्लाइंट जो है XYZ लिमिटेड, उसकी कंपनी में हमारे जो सी हैं, जो पार्टनर है, वो एज अ फाइनेंस डायरेक्टर ज्वाइन कर लेता है। क्या ज्वाइन कर लेता है? एज अ फाइनेंस डायरेक्टर। एक अच्छा ऑफर उसको XYZ लिमिटेड की तरफ से मिलता है तो वो जाता है, वहां पे ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के सिनेरियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब आप खुद से सोचिए कि जब आपकी ही पार्टनरशिप फर्म में से, आपकी फर्म में से, ऑडिट फर्म में से आपका ही कोई पार्टनर उठ करके आपके क्लाइंट की कंपनी में जाकर के डायरेक्टर बन जाए और एम्प्लॉय बन जाए, और इस पोजीशन में आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हो, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस रखता हो, तो क्या ऐसी सिचुएशन में हमको अब उस क्लाइंट के साथ ऑडिट कंटिन्यू करनी चाहिए क्या, या उस क्लाइंट की ऑडिट करनी चाहिए क्या? ये बताइए। नो सर। नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आपको वहां पर जो है वो सेफगार्ड्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना? द फर्म शुड इंश्योर नो सिग्निफिकेंट कनेक्शन। तो सेफगार्ड यही है बेसिकली। पहली बात तो कि आपको वो ऑडिट क्लाइंट को छोड़ देना चाहिए, उसका ऑडिट नहीं करनी चाहिए। द फर्म शुड इंश्योर नो सिग्निफिकेंट कनेक्शन रिमेन्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द फर्म, such an entitlement to benefit or payments from the firm or participation in the firm business and profession। तो फर्म को इग्नोर इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन between the individual and the firm remain, no significant connection remains between the individual and the firm, such an entitlement to benefits or payments from the firm or participation in the firm business and professional activities। तो फर्म को पहले तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए भाई, पहली बात तो मेरी फर्म से कोई व्यक्ति नहीं हो वहां पर। ठीक है, और अगर है तो फिर हमको तो देखो यहाँ पर जो है उसको फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। द फर्म शुड कंसीडर। अच्छा, अब अगर कोई चला गया है तो करे क्या बेसिकली ना? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार हम अलग ही हो जाएं, बट कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब अगर मान लो कि आपका पार्टनर गया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ऐसी पोजीशन नहीं है या मटेरियल पोजीशन नहीं है। ठीक है ना? तो मटेरियल पोजीशन का मतलब कि भाई कोई बड़ी पोजीशन पे वो नहीं गया हो, छोटा मोटा ही जा करके लग गया हो, है ना, छोटी मोटी उसकी जॉब लगी है, तो एक अलग बात हो सकती है। देखो, उससे इतना कोई फर्क आपके ऊपर इंडिपेंडेंसी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा तो आपका काम भी इंपैक्ट नहीं करेगा। भाई मेरे को तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके दुनिया को बताना है। आ रही है बात समझ में मेरी आप लोगों को यहाँ पे? यस और नो बेटा? यस सर। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई, अगर मेरी फर्म ने मेरा पार्टनर छोड़ करके मेरे क्लाइंट के यहाँ पर जाके नौकरी करने लग गया है, तो नौकरी कर किस पोजीशन पे रहा है? द पोजीशन टेकन एट द क्लाइंट। अगर मटेरियल पोजीशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने लायक पोजीशन है, तब मुझे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, अदरवाइज जो है मैं फिर कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब ये तो जैसे मान लो कि ए बी एंड सी, ये तो सी तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर था। अब अगर मैं कहता हूं कि मान लो भाई डी, एक सेकेंड ना, इनका एक इंटर्न रहा हुआ है डी, सिर्फ इंटर्न ही था। क्या था बेटा इनके यहाँ पे? इंटर्न था, काम सीखने के लिए आया, थोड़ा बहुत काम सीखा, और वो इंटर्न जाकर के XYZ लिमिटेड के अंदर यहाँ पे जो है उसने कंपनी ज्वाइन कर ली, थोड़ा बहुत काम सीखा, कोई बात नहीं। क्या डी एबीसी के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है क्या ऑडिट करने में कभी? आप ये सोचो, इसका अगर वो इंटर्न रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कभी इन्वॉल्व नहीं रहा होगा उन लोगों के साथ ना। कोई मटेरियल पार्टनर तो मेरा है नहीं, कोई मटेरियल एम्प्लॉय तो मेरा है नहीं। यस और नो? ये भी बात आप सोचिए, इस तरीके से भी सोचिए कि भाई हाँ, ऑफकोर्स की बात है, कोई मेरी फर्म में से जाकर के मेरे क्लाइंट की कंपनी में लग गया, लेकिन जो पर्सन मेरी फर्म में था, हमारी ऑडिट फर्म में था, वो खुद इस क्लाइंट के साथ पहले कभी इतना इन्वॉल्व रहा नहीं। ये भी तो हो सकता है। यस और नो? जल्दी यस। बताओ। ये भी तो हो सकता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि भैया भाई जो क्लाइंट के पास गया जॉब करने के लिए वो भाई मेरा पार्टनर है, या फिर काफी इन्वॉल्व मेरे क्लाइंट के साथ था, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट के साथ कभी इन्वॉल्व रहा नहीं है। ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन विल हैव द ऑडिट, ना ही हमारे कामों में इतना वो इन्वॉल्व रहता था। एक इंटर्न था भाई, 4-6 महीने आया था, काम वाम किया, चला गया, अपने को दिक्कत नहीं।
तो उसके आने से या उसके जाने से मेरी इंडिपेंडेंसी पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जरूरी है। द लेंथ ऑफ द टाइम सिंस द इंडिविजुअल, तो सब चीजों को इन्होंने कवर किया है। ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरी फर्म से जो गया वो दूसरी फर्म, मेरे क्लाइंट की फर्म में किस पोजीशन पे गया है, मेरी फर्म में कितना इन्वॉल्व था, कितने टाइम से था, ठीक है, और किस पोजीशन पे था मेरे यहाँ पर, सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर सब चीजों का जवाब एकदम ऐसा मिल जाए ना आपको, सब चीजों का क्या मतलब, एक भी चीज अगर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा काम को। लेकिन अगर चारों चीजें नेगेटिव जवाब देती है, भाई एक तो इंपॉर्टेंट पोजीशन भी नहीं है, हम लोगों के साथ भी कोई इन्वॉल्व नहीं था, 4-6 महीने बेचारे ने काम किया था, और ऐसी कोई सच पोजीशन भी ऑडिट फर्म में उसकी थी नहीं, तो फिर ऐसा पर्सन अगर चला जाए तो उससे मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इतना बड़ा आप आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है, मैं खुद ही अपने आप पे नहीं लगा सकता, तुम क्या लगाओगे, ठीक है। तो अगर इन चीजों का जवाब आपको नेगेटिव में मिल जाए तो आप फिर अपनी ऑडिट को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर इनमें से एक भी ऐसी चीज है ना बेटा जो आपकी पॉजिटिव जवाब मिल जाती है, तो फिर उसको हमको क्या कर देना चाहिए, यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। आगे भी बात समझ में मेरी यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, पॉजिटिव sir. और नेगेटिव जवाब से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो कि भाई ठीक है, अगर मेरे पास इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अगर 4-6 महीने में मेरे पे काम किया, लेकिन उस फर्म में तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे वो चला गया ना आज की डेट में, एक भी चीज, तो फिर आपको ऑडिट जो है वो कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। अगर चारों चीजें नेगेटिव ही जवाब दे दें कि भाई कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे भी नहीं गया, बहुत कोई इन्वॉल्व भी नहीं था, बहुत समय पे भी नहीं था, हमारे पास कुछ ऐसी पोजीशन पे भी नहीं था जिससे हम इतना सोचें उसके बारे में कि भाई हमारा ऑडिटर के साथ, हमारी कंपनी के साथ हम ऑडिट रिलेशनशिप खत्म कर ले, तो ही ऐसा है। Former partner or audit team members safeguard includes modifying the audit plan, assigning individuals to the audit team who have sufficient experience in relation to the individual who has joined the client, having an appropriate reviewer। फिर वापस से ये सब चीजें, अगर आप अपनी ऑडिट कंटिन्यू करते हो, जैसे कि से फॉर एग्जांपल ना मुझे लगा है कि भाई हाँ भाई मेरी टीम से कोई चला गया, लेकिन फिर भी इफ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर ऑडिट, तो हमें अपने ऑडिट प्लान को मॉडिफाई करना चाहिए। देखो ऑडिट प्लान के बारे में आगे पढ़ेंगे, होता क्या है, बट बेसिकली ऑडिट करने के लिए प्लानिंग करते हैं हम लोग, वो जो प्लान है उसको आप थोड़ा सा बदलिए, assigning individuals to the audit team who have sufficient experience in relation to the individual who has joined the client, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी अपनी, या ऐसे लोगों को आपको काम देना पड़ेगा अपनी ऑडिट टीम में जो कि उसको पहले से जानते थे, क्योंकि ना मुझे पता है मेरे साथ वाला क्या गलत कर सकता है, यस और नो, उसकी क्या एक्सपर्टीज है। अगर आपके साथ किसी ने काम किया हो तो आप उस व्यक्ति को अच्छे से पहचान जाते हो, होता ही नहीं होता भाई, यस और नो, ऐसा Yes, sir. होता है ना भाई। आप Yes, जैसे sir. अभी स्कूल में कॉलेज में हो तो आपके दोस्त क्या कर सकते हैं ये सब आपको पता है, ठीक है ना, अनलेस अनटिल बिल्कुल ही ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी बात नहीं होती तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई आपका अच्छा दोस्त रहा है, किसी ने आपके साथ अच्छे से काम किया है ना, तो आप उसको पहचानते हो कि वो क्या कर सकता है। तो फिर क्योंकि अब आपका दोस्त देखो जो पहले आपके साथ ऑडिट फॉर्म में था वो उठ करके कंपनी में चला गया ना, तो आपको पता है, तो आपको सफिशिएंट एक्सपीरियंस है कि जो भी मेरे बंदा गया है वो क्या कर सकता है नहीं कर सकता, तो आपको उसके काम को फिर और अच्छे से चेक करना चाहिए। ये समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो असाइनिंग इंडिविजुअल्स टू द ऑडिट टीम हु हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल हु हैज जॉइंड द क्लाइंट, हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यू। और फिर थर्ड एम्पायर तो देखो फिर हमको चाहिए एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, हमको चाहिए फॉर्मर ऑडिट टीम का काम जो है उसके काम को रिव्यू करने के लिए, क्योंकि पुराने व्यक्ति ने जो काम किया था वो छोड़ करके उसमें चला गया, तो वो जो पुराने लोगों ने काम किया था उस काम को हमको वापस से क्या कराना पड़ेगा, एक एप्रोप्रिएट रिव्यू से रिव्यू कराना पड़ेगा। ये तो हो गई बात, ठीक है। उसके बाद पार्टनर ज्वाइनिंग लिस्टेड काइंड एज अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय इन अ पोजीशन। अब अगर क्लाइंट हमारा लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में थोड़ी सी भी हमको फिर ज्यादा और ध्यान देना पड़ेगा। Independency is compromised unless subsequent to the partner ceasing to be key audit partner or senior partner, client had issued audit finance covering a period of not less than 12 months, and the partner was not a member of the audit team with respect to the audit of those financial statements. अब क्लाइंट जो है, हमारी जो कंपनी है, जैसे मैंने बताया कि भाई हमारी कंपनी क्या है, XYZ। अब अगर हमारी कंपनी XYZ
एक लिस्टेड कंपनी है बेटा, कैसी कंपनी है? अगर ये कंपनी हमारी, ये हमारी लिस्टेड कंपनी है, तो फिर हमें एडिशनल कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, एडिशनल ध्यान देना पड़ेगा। ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंसी इज कॉम्प्रोमाइज। अगर आपकी फर्म में से कोई भी पर्सन, स्पेशली हमारा जो की ऑडिट पार्टनर है, अगर वो आपके क्लाइंट कंपनी में जाकर के और जो है वो नौकरी करने लग जाता है, तो जनरल केस में क्या मानेंगे? जनरल बात कर रहा हूं मैं ना, जनरल बात हम मान लेंगे कि भैया इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज हो गई। क्या हो गई भाई? यहाँ पे इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज हो गई, मतलब गई इंडिपेंडेंसी। अब जब इंडिपेंडेंसी गई तो क्या ऑडिट करोगे? क्या है बताओ, करोगे इंडिपेंडेंसी? ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ये लिस्टेड कंपनी के लिए उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई अगर पार्टनर ज्वाइनिंग, अगर आपकी ऑडिट फर्म में आपका पार्टनर छोड़ के आपके क्लाइंट की कंपनी में गया और जॉब करने लग गया एज अ डायरेक्टर एम्प्लॉय, और डायरेक्टर और एम्प्लॉय और इस पोजीशन में है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो हम ये मान लेंगे कि आपकी इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज होगी। ये जनरल बात है। अब जनरल बात है तो कुछ एक्सेप्शन होगा बेटा उसका, होगा नहीं होगा? इन्होंने क्या बोला? अनलेस वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हो। जब आप अनलेस वर्ड यूज कर लेते हो, मतलब आप थोड़ी सी जगह दे देते हो, आप कुछ चीजें एग्जेम्प्ट करना चाहते हो, आप कुछ चीजें एक्सेप्शन के लिए छोड़ना चाहते हो, कि एक्सेप्शनल परिस्थितियों में हम ये नहीं मानेंगे कि भाई आपकी जो इंडिपेंडेंसी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। अब वो कंडीशन क्या है, यहां से देखते हैं हम लोग। ये वाली बात समझ में आ गई? इंडिपेंडेंसी इज कॉम्प्रोमाइज यहां से लेके यहां तक, यस और नो? यस सर। ये बात आ गई। तो पार्टनर अगर लिस्टेड क्लाइंट को एज अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय ज्वाइन कर ले, और अगर इस पोजीशन में है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इन्फ्लुएंस कर सकता है उनको, तो हम ये मान लेंगे कि आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। नाउ व्हाट इज द एक्सेप्शन? किन परिस्थितियों में इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं मानी जाएगी? ये हमारे पास बेटा एक्सेप्शन आ गया। Unless subsequent to the partner ceasing to be a key audit partner or a senior partner, the client had issued audited financial statement covering a period of not less than 12 months and the partner was not a member of the auditing with respect to do। कहने का मतलब अभी क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो सी, अब इसके जाने से पहले, ध्यान से सुन लेना, आप मेरी बात वापस से कह रहा हूं, सी के जाने से पहले, सी अभी गया नहीं है, माइट भी जाने वाला है, XYZ कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो इसके जाने से पहले ये जो हमारी एबीसी ऑडिट फर्म है, ये क्या इशू कर चुकी है? ये ऑडिट रिपोर्ट इशू कर चुकी है। क्या इशू कर चुकी है भाई? यहाँ पे इशूड ऑडिट रिपोर्ट, ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी कर चुकी है। आ रही है बेटा बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? क्या बोला मैंने यहाँ पर? किसके जाने से पहले आपकी ऑडिट फर्म क्या कर चुकी है? ऑडिट रिपोर्ट जारी कर चुकी है, इशू कर चुकी है। क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक, यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आई? जाने से पहले कि जाने के बाद? ऑडिट रिपोर्ट कब इशू करी हुई होगी अगर आपकी एक्सेप्शन में, पहले की बाद में? क्या हो गया, आवाज नहीं दे रही? यहाँ कोई कुछ बोल रहा है कि मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हाँ या ना में तो बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या बोला तुम लोगों को? क्या बोला मैंने? पार्टनर के जाने के पहले या बाद में बोला? पहले बोला बाद में बोला मैंने? बोलो, मैं वापस से सुन लो मैंने क्या बोला है। मैंने कहा एक्सेप्शनल सिचुएशन ये है कि अगर आपके पार्टनर के जाने से पहले ऑडिट फर्म अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी कर चुकी है। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ये ना? यस सर। और अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो हम एक डेट यहाँ पे उठा लेते हैं।
ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल डेट है 31 मार्च 2023। 31 मार्च को भाई हमारा जो ये सी है वो छोड़ करके गया। तो कहने का मतलब अगर 31 मार्च से पहले आपकी कंपनी मतलब आपकी जो ऑडिट फर्म है अगर वो ऑडिट रिपोर्ट जारी कर चुकी है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ, भाई ऑडिट रिपोर्ट होगी तो एक पीरियड के लिए बनी होगी ना। जब वैसे इन जनरली क्या होते हैं 12 महीने का पीरियड होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर को, तो एक पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए 12 महीनों के लिए को कवर करते हुए उस पीरियड के लिए ऑडिट रिपोर्ट जारी कर चुकी है एंड द पार्टनर वाज नॉट अ। अच्छा, ये ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए ऑडिट तो करवानी पड़ी होगी, ऑडिट करी होगी नहीं करी होगी इन्होंने, क्या बिना ऑडिट करे ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगी ये बताओ? करी होगी। करी होगी ना। तो ऑडिट में हमारा जो जाने वाला पार्टनर है सी, बेसिकली ऊपर कौन सा पार्टनर हम लोगों ने कंसीडर किया था? सी। तो जो हमारा पार्टनर है इसको एक काम करते हैं कीजिंग पार्टनर कह देते हैं, जैसे उन्होंने बोला है कीजिंग पार्टनर वाज नॉट अ मेंबर। तो ये जो ऑडिट करी गई थी, अब जो पार्टनर हमारा जा रहा है इस ऑडिट में उसने काम नहीं किया था, वाज नॉट अ मेंबर। तो जो जा रहा था उससे पहले हम लोग ऑडिट रिपोर्ट जारी कर चुके थे। ऑडिट जब हुई थी तो उस ऑडिट में इस पार्टनर का कोई रोल नहीं था, इसने कोई काम नहीं किया, ये कभी कंपनी गया नहीं, इसने शक्ल देखी नहीं, दूसरे काम कर रहा था, हमारे दूसरी ऑडिट में काम कर रहा था, लेकिन ये जो कंपनी से ज्वाइन करी है इसके अंदर वो ऑडिटर नहीं था। ठीक है, एज ऑडिटर उसने काम नहीं किया, कोई रोल प्ले नहीं किया। तो ऐसे केस में एक्सेप्शनली हम आपको क्या मानेंगे? इंडिपेंडेंट मानेंगे। आगे भी बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस यस Yes, सबको sir. अच्छे से समझ में आई बात यहाँ पे? तो एंड द पार्टनर वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम विद रिस्पेक्ट टू दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे केस में हम आपकी इंडिपेंडेंसी को क्या नहीं मानेंगे? कॉम्प्रोमाइज नहीं मानेंगे। इन जनरल कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर गया है पार्टनर और आपकी फर्म से जाके पार्टनर भी कंपनी में डायरेक्टर या एक ऐसी इंप्लॉय की पोजीशन पे है जिससे बैठ करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज है। एक्सेप्शनली हाँ भाई उसके जाने से पहले हम तो दे चुके थे ऑडिट रिपोर्ट, और जो ऑडिट करी थी वो कभी उसका मेंबर था ही नहीं, उसने कभी ऑडिट करी नहीं इस कंपनी की, तो जा भी रहा है तो इससे कोई भी हमारी इंडिपेंडेंसी क्या नहीं होगी, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। बेटा क्लियरली बात पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. If a senior or managing partner of the firm join a listed audit client, independence compromise, let 12 months have passed since the individual was the senior or managing partner. तो अगर सीनियर और मैनेजिंग पार्टनर आपका फर्म ज्वाइन करता है लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट को, इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज है अनलेस 12 months have passed since the individual was a senior or managing partner. अगेन इन लोगों ने एक्सेप्शनल सिचुएशन दी है कि भाई अगर आपका सीनियर या मैनेजिंग पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है छोड़ करके एक आपके क्लाइंट की फर्म में जाकर के जॉब कर रहा है, तो इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज रहेगी अनलेस जब तक कि 12 महीने नहीं हो जाते सिंस द इंडिविजुअल वॉज सीनियर। और अच्छा, अब इन्होंने एक और चीज बोल दी कि अगर आपका पार्टनर गया तो गया, इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज है। जैसे कि अब से फॉर एग्जांपल 31 मार्च को वो चला गया, 31 मार्च के बाद ये जो 12 महीने का पीरियड है बेटा, ये हमारा कूलिंग पीरियड है। कौन सा पीरियड है हमारा? ये हमारा कूलिंग पीरियड है। अभी गया, अगले 12 महीने तक तो हम उसकी ऑडिट नहीं कर पाएंगे, जब तक के लिए तो हमारी इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज होगी। इस कॉम्प्रोमाइज अनलेस 12 मंथ्स हैव पास सिंस द इंडिविजुअल वाज सीनियर और मैनेजिंग पार्टनर। तो कम से कम 12 महीने अगर वो वहां पे जॉब कर लेता, मेरे यहाँ से तो चला गया यहाँ से, अब 12 महीने अगर वो चला गया तो 12 महीने के पीरियड के बाद फिर जो है हम वापस से वहां की ऑडिट कर सकते हैं। गैप हम लोगों को लेना पड़ेगा। ये भी बात समझ में आ गई? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? यस सर ठीक है ना, ये भी चीज उन लोगों ने, ये भी उन्होंने एक एक्सेप्शनल सिचुएशन दी है कि अनलेस 12 मंथ हैव पास सिंस द इंडिविजुअल वाज द सीनियर और मैनेजिंग पार्टनर, तब तक के लिए तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे? वो मानेंगे इसी। नेक्स्ट बेटा अपना सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स आ जाता है। अब सेल्फ रिव्यू का काम क्या होता है? सेल्फ रिव्यू का काम होता है कि मैं ही काम करूं और उस काम को मैं ही चेक करूं। जैसे तुमको कोई
काम दिया जाए कि भाई ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क तुम खुद ही करो और उसको चेक भी तुम खुद ही करो, तो खुद की कमी खुद से क्या ही निकालोगे तुम, और निकालोगे तो दुनिया को क्या बताओगे तुम। चलो पता भी लग गई हाँ ये गलती मैंने करी है, तो भी क्या हम दुनिया को बताएंगे कि हमने क्या गलतियां करी थी, ये बताओ, जैसे नो। नो सर। सीधी बात। और मैं पहले भी ये चीज आपको बता चुका हूं, मेरे क्लाइंट से मेरा ऑडिटर के अलावा और कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दूसरा काम मैं उसके लिए नहीं करूंगा अनलेस अनटिल कोई पॉलिसी ऐसी बनी हुई है जिसमें कि मुझे कुछ नॉन ऑडिट सर्विसेज अलाउड है कंपनी को, ठीक है, देना, अनलेस एंड अनटिल, तो मैं उसके लिए कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, ठीक है, जिससे कि मेरी इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूं, ठीक है, और वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट भी है, अभी ध्यान से, सब्जेक्ट मैटर मतलब भाई ऑडिट होगी, ऑडिट किसकी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होगी, किसकी ऑडिट होगी भाई, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होगी, यस और नो, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ए बी एंड सी अगर ऑडिटर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करने के लिए, तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ए बी एंड सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करने का भी काम कर रहे थे, क्योंकि अगर ए बी एंड सी ने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ किया है तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट बन जाता है, और एबीसी उसको ऑडिट कर रहे हैं, बनाया भी आपने खुद ने, ऑडिट भी आपने खुद ने कर लिया, तो फिर अगर इसके अंदर कोई कमी थी, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह गया था, है ना, मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह गया था, तो उसको दुनिया के सामने बताएगा कौन, आप खुद तो बताओगे नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग भी आपने खुद ने करी थी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो स्पेशली वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, अदर देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट है तो आपने कुछ कर लिया, लेकिन आप अपना खुद का काम खुद चेक नहीं करेंगे। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई यहाँ पे, यस और नो। सबसे सिंपल बात है ये, सबसे सिंपल थ्रेड है, मैं मेरा काम खुद चेक नहीं कर सकता। क्लियर है भाई, समझ में आ गई यहाँ पे, यस और नो। यस सर। We are not paid to an audit client in and is then subject to the, अगर आपने अपने ऑडिट क्लाइंट के लिए कुछ नॉन ऑडिट वर्क किया वो सब्जेक्ट टू ऑडिट, तो अनलाइकली विल एडमिट द एरर्स इन देयर ओन वर्क, आप अपने काम में गलतियां क्यों निकालोगे, या फिर आप अपने काम की गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करोगे। इसके लिए कुछ इन लोगों ने यहाँ पे सर्विसेज दी है, जैसे अकाउंटिंग एंड बुक सर्विसेज हो गई, तो अगर आपने अकाउंटिंग एंड बुक सर्विस की है तो ये आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड बन जाता है। अब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं भाई, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज डिटरमाइन करना, जर्नल एंट्रीज पास करना, और ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन करना है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, पेरोल की करी हुई सर्विसेज हैं, डिस्कसिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड प्रपोजिंग जर्नल एंट्रीज आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस एंड डू नॉट क्रिएट इट, तो ये अलग बात है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करना और उनको एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज प्रपोज करना, जैसे आपने देखा होगा ना, आपने जब 11th में अकाउंटिंग पढ़ा तो दिखाया कि भाई गलती हो जाती है, तो गलती हो जाती है तो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करके उसको सही कर देते हैं, करते नहीं करते, यस और नो। यस सर। वो ऐसे का अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज आपने उनको प्रपोज करी है, ये आपके ऑडिट प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट है भाई। देखो मैं ऑडिट करूंगा तो मुझे गलतियां मिलेंगी, और गलतियां मिलेंगी तो मैं कंपनी को बोलूंगा भाई गलती है इसको सुधार लो, और इस तरीके भी से जनरली कई बार हम तरीके बता सकते हैं भाई, देखो इस तरीके से, इससे रिव्यू थ्रेड क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए फर्म शेल ओनली प्रोवाइड नॉन लिस्टेड क्लाइंट विद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज व्हिच आर रूटीन और मैकेनिकल इन नेचर। Professionals who are not audit team members must be used to perform the service, at an appropriate reviewer who was not involved in providing the service should review the audit for the service performed. अभी क्या कह रहे हैं, a firm shall only provide a non-listed audit client with accounting and bookkeeping services which are routine or mechanical nature. पहली बात तो listed company को तो आप किसी प्रकार की कोई भी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विस नहीं दे सकते। एक बात सुन लेना, बात को ध्यान से, भी नॉन लिस्टेड क्लाइंट अगर है
लिस्टेड क्लाइंट है तो नहीं दे सकते। नॉन लिस्टेड क्लाइंट को रूटीन और मैकेनिकल नेचर की बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकती हैं, ऐसा हमारा 601.5 जो स्टैंडर्ड है वो कहता है। कौन से क्लाइंट को करी जा सकती है भाई? यहाँ पे नॉन लिस्टेड क्लाइंट को जो है वो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज दी जा सकती है जो कि रूटीन और मैकेनिकल इन नेचर की। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड कंपनी नहीं है तो आप उसको ये सर्विसेज दे सकते हैं। प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स मस्ट बी यूज्ड टू परफॉर्म द सर्विस। अब लेकिन 601.5 और 601.5 का A1 ही कह रहा है कि अब अगर मान लो A, B और C ये हमारी ऑडिट फर्म है और हमारी एक कंपनी है जिसका नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। अब ये नॉन लिस्टेड कंपनी है। कैसी कंपनी है भाई यहाँ पे? ये हमारी नॉन लिस्टेड कंपनी है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब अगर हमने C को इसकी अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए बोल दिया, क्या बोल दिया? अकाउंटिंग के लिए। इसके लिए बोल दिया, तो ये इसी अकाउंटिंग क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर क्योंकि नॉन लिस्टेड कंपनी तो 601.5 कह रहा है कर लो, लेकिन 601.5 A1 कह रहा है कि अगर आपकी टीम के ने काम किया तो पहली बात तो ये काम उससे कराओगे जो कि ऑडिट नहीं करेंगे। इसका मतलब अब जब ऑडिट होगी तो इस टीम के जो बाकी दूसरे लोग हैं, है ना, एक सेकेंड ना, इस टीम के जो बाकी दूसरे लोग हैं वो इसकी बेटा ऑडिट करेंगे। कौन ऑडिट करेगा? ए और बी इसकी ऑडिट करेंगे, सी इसकी ऑडिट नहीं करेगा फिर इसकी। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ, हाँ या ना? समझ में आ गई बात? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो प्रोफेशनल और नॉट ऑडिटिंग मेंबर्स, तो वो सदस्य जो कि अब क्योंकि सी ऑडिट टीम का सदस्य नहीं है इसलिए आप उससे नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सकती है। And an appropriate reviewer was not involved in provider should review the audit। और इसके अलावा हमारी जो ऑडिट है वो भी किसी थर्ड पर्सन से, सी से तो रिव्यू करा नहीं सकते, तो मान लो चलो एक डी नाम का पर्सन लेकर के आ गए, उससे इस ऑडिट को क्या कराया जाएगा? रिव्यू कराया जाएगा। ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज विच आर रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर देयरफॉर रिक्वायर लिटिल और नो प्रोफेशनल जजमेंट इंड्यूस्ड। तो जहां पर रूटीन और मैकेनिकल नेचर का काम होता है और जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत नहीं होती है वो काम आप कर सकते हो, जैसे कि पेरोल की कैलकुलेशन है, ठीक है, रिकरिंग ट्रांजेक्शन जैसे सेल परचेज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, transaction posting transactions quoted by the client to the ledger, posting client approved entries to the trial balance, posting financial statement। ये सारे इन्होंने कौन से बताए? ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको ये रूटीन या मैकेनिकल नेचर का ट्रांजेक्शन मानते हैं। वैसे देखो इन जनरल प्रैक्टिस भी यही होती है, इंडिया में भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना वो अपने क्लाइंट की, जो छोटे क्लाइंट है, मतलब जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिनकी अकाउंटिंग के लिए उनके पास खुद के अकाउंटेंट नहीं होते, देखा होगा भाई छोटे फर्म्स हैं तो वो परमानेंट अकाउंटेंट तो रखते नहीं है। रखते हैं क्या परमानेंट अकाउंटेंट? महंगा नो पड़ता सर। है परमानेंट अकाउंटेंट, कम ही जो बड़ी कंपनीज होती है कंपनी में तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देखना जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे ना इंडिया में, तो कभी आपको अगर मौका मिले उनके साथ काम करने का, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लाइंट उन लोगों के होते हैं जिनकी वो खुद ही अकाउंटिंग करते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई आपका जो भी डेली का कैश आ रहा है जा रहा है वो बस बिल्स वगैरह आप संभाल के रख लो और मंथली बेसिस पे हमको बिल दे दिया करना, तो बिल्स दे देते हैं उनको, फिर वो उनकी अकाउंटिंग जो है वो कर लेते हैं और फिर उसी पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना देते हैं, क्योंकि इतना उनके साथ जो है वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे से क्लाइंट है तो मैकेनिकल नेचर का काम है, वो सब चीजें तो हम कर ही रहे हैं। आया समझ में? तो इन्होंने इसलिए इस चीज को रखा है कि भाई अगर आपका क्लाइंट नॉन लिस्टेड है ना तब तो आप ये कर सकते हो, लिस्टेड के लिए तो हमने आपको बिल्कुल ही मना कर दिया कि उसके साथ आपका कोई और दूसरा रिश्ता नहीं होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पैसा बहुत पब्लिक का इन्वॉल्व है वहां पर, वहां हम ये रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि नॉन लिस्टेड क्लाइंट है, कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, वो सब चीजें नहीं है, तो उस केस में हम आपको जो है वो मैकेनिकल और कुछ सर्विसेज अलाउ कर सकते हैं। क्लियरली समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर।
ठीक है, लिस्टेड क्लाइंट के लिए मैंने ऊपर ही बता दिया, रूल 601.6 क्या कह रहा है, फर्म कैन नॉट प्रोवाइड अ लिस्टेड ऑर्डर क्लाइंट विद अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ऑन, आप उसके लिए इस तरह की कोई अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अ फर्म कैन प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर डिवीजन और रिलेटेड एंटिटीज ऑफ अ लिस्टेड client if separate teams are used and divisions or related entities are collectively immaterial to the financial statement subject to audit। अच्छा, इसमें भी एक एग्जामिशन दे दिया, ठीक है। A firm can provide accounting services for division or related entities of a listed client if separate teams are used। तो अब देखो, क्योंकि अब अगर लिस्टेड कंपनी है और मेरे पास एक बड़ी टीम है, एक टीम है ABC, एक टीम है मेरे पास XYZ, ये दोनों एक ही फर्म का पार्ट है, और हमारी कंपनी है DCG, और DCG का एक डिवीजन है, ठीक है, छोटा सा कोई डिवीजन है, मान लो क्लोथ डिवीजन है इनका, कोई कपड़ों का डिवीजन, और XYZ वाली यूनिट से मैंने इनकी अकाउंटिंग कराई है। बट अगर ये डिवीजन छोटा सा डिवीजन था, ज्यादा बड़ा डिवीजन नहीं था, जिसकी कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं थी, तो ऐसे केस में इवन अगर हमारे पास एक सेपरेट टीम है ना बेटा पूरा, तो हम किसी डिवीजन का जो है या उसकी रिलेटेड एंटिटी की क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, बट वो रिलेवेंट नहीं होनी चाहिए, वो इमटेरियल होनी चाहिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, है ना। मटेरियल अकाउंटिंग आप नहीं करते। क्लियर है बेटा, समझ में आया यहाँ पे ये भी पॉइंट? यस सर। ठीक है, एक सेकंड, अरे क्या हो गया, चलो इसके अलावा नेक्स्ट हम लोगों का, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे ना, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। मुझे लगा है किसी और की क्लास है, इसमें साइन आउट हो गया हूँ यहाँ से 9 बजे से, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ तक आया अच्छे से समझ में आप लोगों को? सर चलो ठीक है, इसको फिर कल कंटिन्यू करते हैं इंटरनल ऑडिट। बाय, गुड नाइट।